हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं पिटारो कॉमिक्स की प्रस्तुति दीनू की सच्ची लगन। अरे दीनू, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे गांव में एक बहुत महान आत्मा ठहरे हुए हैं? सुनते हैं वे बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, हम भी महात्मा जी के प्रवचन सुनने चलते हैं। जल्दी चलो, आज वे गांव छोड़कर वापस जा रहे हैं। उनके विचार सुन हमें अवश्य लाभ होगा। अगले ही पल वे दोनों महात्मा जी की कुटी की ओर रवाना हो गए थे। हमारा गांव निरंतर पिछड़ता जा रहा है। महात्मा जी से तरक्की का उपाय पूछेंगे हम। महात्मा जी के पास जाकर महात्मा जी की जय हो। इसके बाद महात्मा ने गांव वासियों को बहुत से प्रवचन सुनाए। महाराज, हमारा गांव लगातार पिछड़ता जा रहा है। हमें कोई रास्ता दिखाओ। हर व्यक्ति एक एक कसम खाओ और सच्ची लगन के साथ अपनी कसम को पूरा करो। मैं कसम खाता हूँ, मैं रोजाना सूर्य को प्रणाम करूंगा। मैं अंधों को सड़क पार कराऊंगा। महाराज, मैं कसम खाता हूँ, जब तक अपने पड़ोसी कुमार की शक्ल नहीं देखूंगा, खाना नहीं खाऊंगा मैं। शाबाश, अगर तुम्हारी लगन सच्ची रही तो एक एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज के बाद मैं रोजाना कुमार की शक्ल देखकर ही खाना खाया करूंगा। अगले दिन से ही हर गांववासी ने अपनी कसम पूरी करनी शुरू कर दी। दीनू रोज कुमार की शक्ल देखकर ही खाना खाता था। इस प्रकार कई महीने बीत गए। सभी गांव वाले अपनी कस्में भूल गए थे, परंतु दीनू अपनी कसम नहीं भूला था। वह रोजाना कुमार की शक्ल देखने के पश्चात ही खाना खाता था। एक दिन खेत पर काफी काम करने के बाद, चलो अब घर चला जाए। बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी मैं कुमार को देख लूं, फिर खाना खाऊंगा। कुमार के घर पहुंचकर, अरे, कुमार तो घर पर ही है। नहीं है, लगता है जंगल में मिट्टी खोदने गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वहीं चलकर उसकी शक्ल देख लूंगा। दूसरी ओर कुमार जंगल में मिट्टी खोदने में लगा हुआ था। खोदते खोदते मिट्टी में एक पीतल का घड़ा निकला। आए, लगता है यह बहुत पुराना खजाना दबा हुआ है। जरा निकाल कर तो देखूं। दूर से दिनों, अरे वो रहा कुम्हार। आए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं लाखों का मालिक बन गया हूँ। नजदीक आकर दीनू ने कुमार की शक्ल देखी। अब चलकर खाना खाऊं मैं। दीनू ने मेरा असरफियों से भरा मटका देख लिया है, कहीं यह भांडा ना फोड़ दे। अरे कहाँ जा रहे हो? बस बस, जो मैंने देखना था देख लिया। अरे नाराज क्यों होते हो? आधी असरफिया तुम भी ले लेना। असरफियों का नाम सुनते ही दीनू के पाँव के तले से जमीन सरक गई थी। अरे कुमार के पास असरफिया कहाँ से आ गई? जमीन में गड़े असरफियों के मटके का राज तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने यहाँ आया था। अरे, शकल शकल का क्या कर रहा है? ये ले अपने हिस्से की असरफियां। सच, आज मेरी सच्ची लगन का फल मुझे मिल गया है। महात्मा जी ने ठीक ही कहा था। दीनू असरफियों से भरा थैला लेकर खुशी खुशी घर की ओर रवाना हुआ। और यह अंक यही समाप्त। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम जो भी कसम उठाते हैं उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं। चतुर्फुंटी। काफी लंबी बीमारी के बाद रायगढ़ राज्य का सेनापति परलोक सिधार गया था। राजगढ़ के राजाधिराज राज एक समझदार और बहादुर सेनापति की तलाश में पिछले कई दिनों से परेशान थे। पता नहीं अब कौन सेनापति बनेगा। पिछले सेनापति जितना बुद्धिमान इस प्रजा में कोई भी नहीं है। भाई, सुनते हैं कि महाराज प्रजा में से ही नया सेनापति चुनेंगे। सेनापति के लायक तो इस प्रजा में कोई भी नहीं है। नगर के हर हिस्से में आजकल यही चर्चा चल रही थी। भाई, बिना सेनापति के हमारे राज्य को काफी खतरा है। बिल्कुल ठीक बात है। कभी भी पड़ोसी देश हम पर हमला बोल सकता है। राजमहल में महारानी अम्प्रेसा ने आखिर किसे सेनापति बनाए? महाराज, मेरे विचार से इस कार्य के लिए आपको प्रजा में से ही बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति ढूंढने के लिए उनकी परीक्षा लेनी होगी। तुम्हारा विचार ठीक है महारानी, मैं कल ही शहर में ऐलान करूंगा। सुनो सुनो भाइयों, कल महाराज प्रजावासियों में से नए सेनापति को चुनेंगे, परंतु इसके लिए उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होगी और जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल हो गया उसे सेनापति बना दिया जाएगा। असफल व्यक्ति को देश निकाला दिया जाएगा। दूसरी ओर, अरे कालू, क्या तुम राजमहल जाओगे? हाँ हाँ, अवश्य जाऊंगा। अगर परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी भर की मौज हो जाएगी। यह बात तो मैं भी परीक्षा में हिस्सा लूंगा। हम भी कुछ बुद्धि रखते हैं। अगले दिन राजमहल में महाराज की जय हो। महाराज, प्रजा में से 3 व्यक्ति सेनापति के पद के लिए पधारे हैं। ठीक है, महाराज की जय हो। महाराज,
हम तीनों की इच्छा है कि आप हमें से किसी एक को सेनापति बना दीजिए। आप चाहे जैसी परीक्षा ले सकते हैं। सेनापति का काम कोई मजाक नहीं है। इस पद पर बैठने वाले को तीव्र बुद्धि का होना अति आवश्यक है। तुम तीनों में से मेरी परीक्षा की शर्तें तो सुन ली होगी। परीक्षा में असफल व्यक्ति को देश निकाला दिया जाएगा। तुम तीनों को एक एक बकरी दी जाएगी। तीनों उन बकरियों को 2 दिन तक अपने पास रखो और दिन भर में उन्हें खाना खिलाओ। इतना खिलाओ कि 2 दिन बाद जब राज दरबार में उन्हें खाने को हरे पत्ते दिए जाए तो वे खाने से इनकार कर दे। यदि वह पत्ते खाने लगी तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। जिसकी बकरी ने पत्ते खाने से इनकार कर दिया वह हमारा सेनापति होगा। ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 2 दिन बाद आएंगे। बकरी को इतना ज्यादा खिलाऊंगा कि 6 दिन तक का खाने का नाम नहीं लेगी वो। महाराज की सभी शर्तें सुनने के पश्चात वे तीनों राज दरबार से एक एक बकरी लेकर घर की ओर चल पड़े। कमबख्त को 2 दिन तक इतना खिलाऊंगा कि दरबार में जाकर पत्ते खाना भूल जाएगा। घर पहुंचकर खटकुमल ने बकरी को भरपूर लड्डू खिलाए। हा हा, मेरी बकरी ने 2 दिन से 12 टोकरे लड्डू खा ली है। अब महाराज कितनी भी कोशिश कर ले यह पत्ते नहीं खाएगी। बस अब तो मैं सेनापति बन ही जाऊंगा। दूसरी तरफ इस विचार से कि राज दरबार में बकरी राजा के कहने पर कुछ ना खाए, घमंडी चंदू ने बकरी को बुरी तरह से पत्ते खिलाने शुरू कर दिए थे। बकरी को 2 दिन में अपने बगीचे के सारे पौधे खिला दिए। अब राज दरबार में चला जाए। राज दरबार में पहुंचकर महाराज की जय हो। महाराज, आप अपनी शर्त अनुसार बकरी को कुछ भी खिलाकर देख लीजिए। बगीचे में पहुंचकर जब राजा के कर्मचारी ने बकरी को हरे हरे पत्ते खिलाए तो वह खुशी खुशी खाने लगी। मूर्ख, लगता है तुमने बकरी को भरपेट नहीं खिलाया। दफा हो जाओ इस नगर से। तभी महाराज ने दूसरे उम्मीदवार को पुकारा। आए। पूरे बगीचे के पौधे खाने के बाद भी है कमबख्त तो मजे से हरे हरे पत्ते खा रही है। अब तो मैं मर गया। इसका मतलब तुमने भी बकरी को भरपूर खाना नहीं खिलाया। तुम भी बिल्कुल मूर्ख हो। हमारे सेनापति तो क्या चपरासी भी नहीं बन सकते हो तुम। महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी बकरी को कुछ खिलाकर देख लूं। हाँ हाँ, अब तो केवल तुम ही बचे हो। तुम्हें भी आजमा लेते हैं हम। जैसे ही फुंटी ने बकरी के सामने हरी पत्ते की डाली तो बकरी ने मुंह फेर लिया। आश्चर्य, आश्चर्य, बकरी तो सचमुच कुछ नहीं खा रही है। पत्तों की डाली महाराज ने स्वयं खिलाने की कोशिश की तो बकरी वहां से भाग खड़ी हुई। ओए, इसने तो एक पत्ता भी नहीं खाया। महाराज, आप व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं खाएगी। अरे फुंटी, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? महाराज, अगर मेरे सच बोलने पर आप मुझे सजा ना दे तो मैं सब बता दूंगा। हम तुमसे खुश हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। महाराज, मैं बकरियों को हरे पत्तों की डाली खिलाने के लिए आगे बढ़ाता था, मगर जैसे ही वे खाने के लिए मुंह बढ़ाती थी मैं उसे डाली से बकरी को बुरी तरह पिटाई कर देता था। इस प्रकार 2 दिन तक मैं बकरी के मुंह के आगे पत्तों की टहनी करता और उसी से उसकी पिटाई करता था। बस यह इतनी डर गई है कि जब मैंने राजमहल में इसके आगे टहनी की तो वह पिटाई के डर से मुंह पीछे कर लेती है। सच फुंटी, तुमने असंभव बात को संभव कर दिखाया है और मेरे सामने सच बोलने से भी नहीं डरे। तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान और बहादुर हो। आज से तुम हमारे सेनापति हो। सच, मैं भी मान गया। इसके सामने हम सचमुच मूर्ख हैं। अकलमंद बेटा रामू काका काफी वृद्ध हो चुका था। उसे लगा कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। मरने से पहले मैं अपना मकान तीनों में से अपने अकलमंद बेटे को देना चाहता हूँ, क्योंकि केवल अक्लमंद बेटा ही आने वाले समय में मेरे इस पुश्तैनी मकान को चालाक गांव वासियों से सुरक्षित रख सकेगा। अक्लमंद बेटा अपने दोनों भाइयों का भी ख्याल रखेगा। तीनों की अक्लमंदी देखने के लिए मुझे तीनों की परीक्षा लेनी होगी। इतना सोचते ही उसने अपने तीनों बेटों को आवाज लगाई। बेटो, मैं तुम्हें अपने सालों की कमाई में से एक एक रुपया तुम तीनों को दे रहा हूँ। तुम में से जो भी सबसे अधिक उपयोगी तथा ऐसी चीज जो सदा दिखती रहेगी लाएगा, मैं अपना मकान उसी लड़के को दूंगा। पुराने समय में 1 रुपए की कीमत काफी अधिक होती थी। आप चिंता न करें पिताजी, मैं आज आपको अपनी अक्लमंदी का नमूना दिखाऊंगा। एक एक रुपया ले तीनों बाजार की ओर चल दिए। यह मकान तो अब मुझे ही मिलेगा। चलते चलते सबसे बड़ा लड़का एक रुई के विक्रेता के पास पहुंचा। 1 रुपए की रुई देना भाई। हाँ हाँ जनाब, अभी अभी बंधवा देता हूँ। एक किराए के गधे पर रुई लाद सबसे बड़ा लड़का घर की ओर लौटा। रुई बहुत उपयोगी है। दूसरा लड़का, मैं 1 रुपए का इकट्ठा भूसा खरीद लेता हूँ। कई महीनों तक गाय भैंस के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी अब हमें। इतना सोचने की देर थी कि मंझला लड़का भी अपने मित्र की बैलगाड़ी में से 1 रुपए का ढेर सारा भूसा खरीद लाया। मित्र, बैलगाड़ी तेज चलाओ, शाम होने वाली है। इधर सबसे बड़े लड़के ने रुई पिताजी के सामने रख दी। पिताजी, आने वाली सर्दियों की अब कोई चिंता नहीं है। रुई से भरी रजाई ओढ़ने के बाद सर्दियां दूर भाग जाएगी, परंतु
यह सबसे उपयोगी वस्तु नहीं है। घर पहुंचकर बस मित्र भूसा यहीं आंगन में उतार लेते हैं। पिताजी पिताजी जल्दी आइए, देखिए मैं कितनी उपयोगी वस्तु लाया हूँ। मैं 1 रुपए का भूसा लाया हूँ। गाय भैंस के लिए अब कई महीनों तक चारा नहीं खरीदना पड़ेगा। मगर यह उतनी उपयोगी चीज नहीं है जितनी मैं समझता था। मैंने कहा था ऐसी चीज लाना जो सदा दिखाई रहे। ना तो तुम्हारी रुई और ना ही इसका भूसा सदा दिखता रहेगा। सबसे छोटे के आने का तक अंधेरा हो गया था। पिताजी, मैं सबसे उपयोगी चीज लाया हूँ। रुपए में से 8 पैसे बचा भी लाया हूँ। अब रात हो गई है। तुम्हारी चीज सूर्योदय के बाद ही देखी जा सकती है। नहीं पिताजी, मैं अभी दिखाता हूँ। इतना कहते हुए छोटे ने जेब में से एक दीपक निकालकर फरस पर रख दिया। अरे वाह! दीपक के जलते ही घर का अंधकार भाग गया। इस समय उसकी रोशनी ही हमारे लिए सबसे उपयोगी वस्तु है। तुम दोनों का थोक मिलाया हुआ सामान किसी काम का नहीं है। जीवन में इतना ज़्यादा सामान ना लाओ, थोड़े सामान से भी काम चल सकता है। मुझे फिर पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को संभालने की हैसियत में ही हो। बेटे, यह मकान तुम्हारा हुआ। अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना। बहुत अच्छा पिताजी। इसी अंक में अब पढ़ते हैं आदमखोर मकड़ी। श्याम, मोहन, नंदू तीनों पक्के दोस्त थे। पुलिस इंस्पेक्टर शंकर नंदू के पिता थे। यार, मेरे पिताजी की चिट्ठी आई है, मुझे बुलाया है। आजकल विजयगढ़ पुलिस स्टेशन में उनकी ड्यूटी लगी है। तुम तो जानते ही हो, हमारा सारा परिवार विजयगढ़ में ही रहता है। बस मैं हूँ जो यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा हूँ। यार, 10 दिन की छुट्टियां हैं, क्यों ना हम भी तेरे साथ ही चले। हाँ, यह अच्छा रहेगा। इसी बहाने हम विजयगढ़ भी देख लेंगे। हम अपने पिता से अनुमति लेकर आज ही तेरे साथ रवाना हो जाएंगे। बस फिर क्या था। वह तीनों उसी दिन विजयगढ़ के लिए रवाना हुए। विजयगढ़ में ही क्या, दूर दूर तक मेरे पापा का नाम मशहूर है। अपराधी उनका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। इधर विजयगढ़ के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शंकर ड्यूटी पर थे। हेलो इंस्पेक्टर शंकर, दिस साइड। इंस्पेक्टर साहब, मैं सेंट्रल म्यूजियम का मैनेजर बोल रहा हूँ। अभी अभी हमारे म्यूजियम में कुछ लुटेरे ने डाका डाला है। सबसे कीमती हीरा जो 1 करोड़ रुपए का था लेकर भागने में सफल हो गए हैं। वह लाल कार में रिंग रोड की तरफ गए हैं। ओह, मैं अभी पुलिस फोर्स के साथ उस गाड़ी का पीछा करता हूँ। थोड़ी देर बाद शायद यही लुटेरों की गाड़ी है। हमें इसका पीछा करना चाहिए। इंस्पेक्टर शंकर अपने साथियों के साथ उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। इस गाड़ी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाओ। ओह, हमारे पीछे पुलिस लग गई है। इन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि फिर कोई भी वैज्ञानिक तोसा से मुकाबला करने की कोशिश ना करे। तभी उस लाल गाड़ी में बैठे वैज्ञानिक तोसा ने अपनी विशेष पुस्तकों से जहरीली गैस छोड़ी। अरे, यह चमकदार गैस कैसी है? लगता है लुटेरे हमें किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं। ओह, इतनी विषैली गैस के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी रोको। हा हा, अब मेरा पीछा करना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसी सड़क पर दिल्ली से विजयगढ़ आने वाली बस पहुंची तो वहां ट्रैफिक जाम था। अरे, यह क्या हो गया? रास्ता बंद क्यों है? कोई लुटेरा अपना पीछा करती हुई पुलिस जीप पर चमकदार गहरी जहरीली गैस छोड़कर भागा है। जीप सड़क के बीचों बीच खड़ी है और एम्बुलेंस भी अभी नहीं आई है। अभी काफी देर तक रुकना पड़ेगा। मोहन, चल नीचे उतर कर देखते हैं क्या चक्कर है। नंदू, मोहन और श्याम बस से नीचे उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। नंदू जब भीड़ में पहुंचा तो ओह, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पापा, तुम्हें क्या हो गया? तुम सबकी आंखों की पुलिया सफेद कैसे हो गई है? हम लुटेरों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने जहरीली गैस से हमें अंधा कर दिया है। हम खेतों में काम कर रहे थे। उस चमकदार धुएं ने हमारी आंखों की पुतलियों भी सफेद हो गई हैं। खतरनाक गैस से हमें अंधा करके वह लुटेरे भागने में सफल हो गए हैं। मैं उस लुटेरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। तब तक एम्बुलेंस आ गई और सभी को अस्पताल ले गई। नंदू, अब क्या करें? मैं सोच रहा हूँ कि वह लुटेरा कहाँ मिलेगा। जब तक हम उसे पकड़ ना लेंगे हमें चैन की सांस नहीं मिलेगी। मैं प्रोफेसर विक्रम को जानता हूँ। वह वैज्ञानिक है, उनके पास चलते हैं। वही बताएंगे ऐसी विषैली गैस कौन बना सकता है। हाँ, उनकी मदद से हम अपराधी को पकड़ सकते हैं। तीनों प्रोफेसर विक्रम के पास पहुंचे और सारी बात उन्हें बताई। ओह, ऐसी विषैली गैस जो आंखों की पुतलियों को सफेद कर देती है। बेटा, यह काम वैज्ञानिक तोसा के सिवाय किसी का नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक तोसा के खतरनाक आविष्कारों के कारण अमेरिकी सरकार ने उसे देश से निकाल दिया है। इसका मतलब अब उसने भारत में अपना डेरा डाला है। हाँ, वैज्ञानिक तोसा ऐसा खतरनाक आविष्कार करता है जिससे वह लूटपाट करने में आसानी हो सके। तभी रेडियो पर अब आप समाचार सुनेंगे। लुटेरे ने इंस्पेक्टर शंकर और उसके साथियों को विषैली गैस से अंधा कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है उनकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं रही हैं। पिछले 24 घंटे में उस खतरनाक अपराधी ने पूरे शहर में सभी बैंकों को लूट लिया है। अपने खतरनाक हथियारों के कारण वह पकड़ा नहीं जा सका है। उस लुटेरे को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
लुटेरे की गाड़ी सोनार की पहाड़ियों की ओर गई है, इसका मतलब उनका ठिकाना वहीं कहीं है। चलो, हम उसके ठिकाने का पता करके उसे मौत की नींद सुला देंगे। यह काम आसान नहीं है। उस वैज्ञानिक ने ऐसे कई खतरनाक आविष्कार किए हैं जिससे वह किसी के भी काबू में नहीं आता है। कुछ भी हो, हम उससे बदला लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। अगर जिंदा रहे तो आपसे आकर मिलेंगे। वैज्ञानिक तोसा को ढूंढते हुए वो तीनों सुनार की पहाड़ियों के निकट पहुंचे। वो देखो, उस गाड़ी में एक विचित्र इमारत दिखाई दे रही है। शायद यही उन लुटेरों का ठिकाना है। नंदू ने दूरबीन से देखा। वहां वही लाल रंग की कार खड़ी है। उसका नंबर DBK 4127 है। पापा जिसका पीछा कर रहे थे। इसका मतलब यही वैज्ञानिक तोसा का ठिकाना है। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में इस इमारत में प्रवेश करेंगे। हाँ, ताकि हमें से कोई भी अगर वैज्ञानिक तोसा के हाथों पड़ जाए तो दूसरा पीछे से उसकी मदद को आ सके। जब वह तीनों अलग-अलग दिशा में उसके ठिकाने पर पहुंचे, पहले श्याम दीवार कूदकर अंदर पहुंचा। छिपता-छिपाता श्याम अंदर पहुंच गया। अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सीढ़ियां उतरकर वह तहखाने में पहुंचा। ओह! शायद यह वैज्ञानिक तोसा की प्रयोगशाला है, जहां वह आविष्कार करता तभी। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया, बहुत ही मत वाले हो जो मूत के मुंह में तुम अपने आप चले आए। श्याम ने बड़ी फुर्ती से वार किया, जिससे उसकी रिवॉल्वर दूर जा गिरी। प्रोफेसर तोसा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, मैं हूँ वैज्ञानिक तोसा। मेरे साथी सैंडी को तूने दबोच लिया है, लेकिन अब मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रिवॉल्वर के सामने श्याम बेबस हो गया था। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। श्याम को कमरे में बंद करने के बाद, बॉस, इस छोकरे को मार क्यों नहीं दिया? मुझे अपने नए आविष्कार का प्रयोग करने के लिए एक इंसान की जरूरत है। यह विचित्र गंध देख रही हो? इसमें मैंने जहरीली गैस, आदमखोर मकड़ियों को जो बहुत छोटी है उनके साथ खतरनाक दवाइयां मिला एक घोल भरा है जो दुश्मन का सत्यानाश कर देगा। इसका मतलब अब तो हम खूब लूटपाट कर सकेंगे और हमारा मुकाबला करने वाले के हाथ मौत के सिवाय कुछ नहीं लगेगा। बॉस, अभी इस पिस्तौल का कमाल दिखा दो तो मजा आ जाए। यह बात है तो उस छोकरे को लेकर आओ। मैं तुम्हें इस विचित्र गन का कमाल अभी दिखाता हूँ। श्याम उस कमरे में बंधा पड़ा था। शायद कोई आ रहा है। अंदर आते ही उसे गिराना चाहिए। श्याम लुढ़कता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही सैंडी ने दरवाजा खोला, वह शाम के पैरों से टकराकर लड़खड़ा गया। ठीक उसी समय सामने उसके एक ठुड्डा और मारा। आह! सैंडी बेहोश हो गया। उसकी जेब में कोई चाकू जरूर होगा। श्याम ने उसकी जेब टटोल कर चाकू निकाल लिया। श्याम आजाद हो गया था। मैं वैज्ञानिक तोसा को पकड़कर इंस्पेक्टर अंकल के हवाले ही कर दमन लूंगा। उनके अड्डे के बाहर मोहन और नंदू बेचैन थे। श्याम को गए काफी देर हो गई है। वह अब तक बाहर नहीं आया। तू उस ओर जाकर देख। मैं इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। इधर श्याम खिड़की से बाहर कूद कर निकला और दौड़ा। इतनी देर में सैंडी को होश आ गया। ओह! वह भाग रहा है। तब बोस, वह छोकरा हमें चकमा देकर खिड़की के रास्ते भागा है। ओह! चलो उसे पकड़ते हैं। उसने हमारा अड्डा देख लिया है। वैज्ञानिक तोसा और सैंडी उसके पीछे दौड़कर बाहर आए। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। श्याम ना रुका तो तोसा ने अपनी विचित्र पिस्तौल से उस पर जहरीली दवाई का फुहारा छोड़ दिया। श्याम दर्द से चीखा। उस दवाई के साथ साथ छोटी छोटी आदमखोर मकड़ियां जो श्याम के शरीर से चिपक गई थी, और जैसे ही आदमखोर मकड़ियों को हवा लगी, वह विशाल बन गई और उनकी नसें लंबी होकर श्याम का खून चूसने लगी थी। हा हा, अब यह आदमखोर मकड़ियां इसका खून पी जाएंगी और यह छोकरा मकड़ियों के जहर के असर से अब हिल भी नहीं सकता है। बॉस, अभी तो यह मकड़ियां बहुत छोटी है, अचानक यह बड़ी कैसे हो गई? मैंने अफ्रीका के जंगलों से आदमखोर मकड़ियों को पकड़ा। यह चावल के दाने के बराबर होती है। जब मैंने जहरीली दवाई दवाई में डालकर इस पिस्तौल में भर लिया, जहरीली दवाई के कारण यह मकड़ियां ऐसी बन गई हैं कि उन पर धूप की किरण पड़ते ही यह बड़ी होने लगती हैं और जिस चीज पर इन्हें फेंका जाए, वह उसी का खून चूस कर उसे मार डालती हैं। इस छोकरे का खून चूस कर यह मकड़ियां भैंसे जितनी बड़ी हो जाएंगी। फिर यह अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी जकड़कर मौत की नींद सुला देंगी। बॉस, इस पिस्तौल से हम दुनिया को लूट लेंगे। हमारा पीछा करने वाला आदमखोर मकड़ियों का शिकार हो जाएगा। तभी मोहन वहां पहुंच गया। शाम की यह हालत देख वह गुस्से से पागल हो गया। शैतान वैज्ञानिक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन, भाग जा। यह लोग बहुत खतरनाक है। लगता है इसे भी मरने का शौक चढ़ा है। झाड़ियों में छिपा नंदू यह सब देख रहा था। तभी नंदू झाड़ियों में से निकला और वैज्ञानिक तोसा के बड़ी फुर्ती से एक घुसा मारा। नंदू ने झट वह पिस्तौल उठा ली। अब तुम दोनों बच नहीं सकते हो। नंदू ने पिस्तौल की दवाई उन दोनों पर छिड़क दी। वैज्ञानिक तोसा और सैंडी का भी वही हाल हुआ। यह तूने क्या किया है? हमें हमें बचा लो। हम तुझे हीरे जवाहरातों के से तोल देंगे।
अब नंदू और मोहन अपने अपने चाकू निकाल श्याम से की चिपटी हुई आदमखोर और मकड़ियों को मारने लगे थे। बड़ी मुश्किल से वह श्याम को आजाद करवा सके। शाम का बहुत खून वह मकड़ियां पी चुकी थी, इसलिए वह कमजोर हो गया था। तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। अरे वह देखो, पापा अपनी जीप में इधर ही आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी आंखें ठीक हो गई हैं। वहां पहुंचकर बच्चों, डॉक्टर ने ऑपरेशन से हमारी आंखें ठीक कर दी है। बताओ वह वैज्ञानिक कहाँ है? वह देखो, इसी की आदमखोर मकड़ियों ने इसे दबोच लिया है। यह मकड़ियां इसी का खून पीकर बड़ी होती जा रही हैं। अरे, उसे हमें जिंदा पकड़ना चाहिए। इंस्पेक्टर शंकर ने बहुत गोलियां चलाई, जिससे आदमखोर मकड़ियां तो मर गई, लेकिन तब तक सैंडी और वैज्ञानिक तोसा को उन मकड़ियों ने मौत की नींद सुला दिया था। अपने खोदे हुए गड्ढे में ये खुद ही गिर गए हैं। जवानों, इसकी प्रयोगशाला की तलाशी लो। वैज्ञानिक तोसा की दर्दनाक मौत के बाद उसके अड्डे की तलाशी लेकर लूट का सारा माल बरामद किया गया। विजयगढ़ पहुंचकर बच्चों, भारत सरकार ने तुम्हें इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक दिया है। अंकल, यह शैतान वैज्ञानिक तो लोगों को अंधा करना चाहता था, लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह रुपया नेत्रहीनों की सहायता के लिए खर्च किया जाए। बच्चों, तुम सचमुच होनहार भी हो। भारत को तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। और यह अंक इन बहादुर बच्चों की कारनामे के साथ यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।